स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम करेंगे 12th क्लास फिजिक्स जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पहले लेक्चर में कर लिया था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर उसकी वीडियो देखनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे। चार्ज का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड लेक्चर, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। थ्री बेसिक प्रॉपर्टी देयर आर इन चार्ज: क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एडिटिविटीज। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, थर्ड वन इज कंजर्वेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जिनको हम पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी क्या होती है? लेट अस से देयर इज ए सिस्टम and at different points charge presents. Let us say this point have q1 charge, this point have q2, this point q3 and this point q4। चार डिफरेंट पॉइंट्स पे एक सिस्टम में चार्ज दिए गए हैं। तो हमें अगर पता करना है कि पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है, तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा, तो q नेट अगर हमें निकालना है तो q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4। हम चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। इसलिए हमने q नेट निकालने के लिए q1, q2, q3 एंड q4 को डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो एडिटिविटी क्या कहती है? देखिए, एडिटिविटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स algebraic sum of all charges at different points of a system is defined as टोटल चार्ज। मतलब क्या है? डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज है हमारा प्रेजेंट, और उस प्रेजेंट है कहाँ पे? एक सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज प्रेजेंट है तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? उन चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। लेट अस से इफ q1, q2, q3 एंड q4 charge presents at different point of a system, then q net जो होगा हमारा वो एल्जेब्रिक सम होगा q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 की। ये ही क्या कहलाता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखिए, लेट अस से दिस इज अ सिस्टम। इन दिस सिस्टम देयर इज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, -20 कूलम, -15 कूलम,
देन नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल बी, नेट चार्ज क्या होगा, इन चार्जेस को डायरेक्टली समीशन कर दो, 10 -20 एंड -15, -15 -20 -35 एंड प्लस के क्या है 10 है, तो 35 - 10 25, 25 माइनस नेचर क्या होगा, इतने कूलम का चार्ज हमारा सिस्टम में प्रेजेंट होगा। ये क्या कहता है, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है, द चार्ज presents on a body or system is multiple of integer and elementary charge। इंटीजर और एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल है, मीन जो Q होगा n इंटू ई होगा, जहाँ n क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर मीन मतलब कि ये पूर्णांक होगा, डेसिमल नहीं होगा, एंड ई क्या है, ई होता है हमारा एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज होता क्या है, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज चार्ज presents on single proton or magnitude of negative electron चार्ज। मतलब क्या है इसका, जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो क्या होता है कि एक चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मतलब कि नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब -1 ई, ये सिंगल चार्ज होता है, और जो ई इसके मैग्नीट्यूड को किससे दिखाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज होगा। और ये एलिमेंट्री चार्ज इंटू इंटीजर वैल्यू, ये ही क्या दिखाता है हमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी जिसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए वो क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है, ये कहती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट conservation of charge states that total charge of a insulated system remains
कांस्टेंट, क्या रहता है वो, कांस्टेंट रहता है, एंड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only transferred from one body to another. मतलब क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑफ अ इंसुलेटेड सिस्टम, कोई इंसुलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन ये बोलता है। और देखिए क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ ए इंसुलेटेड सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए इसमें टोटल चार्ज ऑफ अर्थ क्या होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा और नोट, वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। देखिए अर्थ एक इंसुलेटेड सिस्टम नहीं है, अर्थ के ऊपर चार्ज क्या, कोई चार्ज बाहर से आ भी रहा है और अर्थ भी एमिट्स कर रही है, चार्ज को बाहर पहुंचा भी रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटल चार्ज ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, बट वी कैन से दैट टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्स तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए चार्ज, a charged body have mass always। कोई बॉडी चार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज है, उसमें मास होगा हमेशा। और देखिए जो दूसरा क्या है, मास, a body possesses mass may or may not have charge। मतलब क्या है, कोई भी अगर कोई चार्ज्ड बॉडी होगी उसमें मास कंपलसरी होगा, कोई बॉडी है उसमें मास कंपलसरी होगा, चार्ज बॉडी है तो। लेकिन अ बॉडी विच पोजेसिस मास, जिसमें मास है ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर चार्ज हो या ना हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। सेकंड, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, बट क्वांटाइजेशन ऑफ mass is not established yet।
मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मास क्वांटाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि अब तक है ना कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है कि मास के बारे में, ना तो किसी ने कहा है कि वो क्वांटाइज्ड है, ना किसी ने ये कहा है कि ये क्वांटाइज्ड नहीं है। अभी तक रिसर्च में ये नहीं आया है। जो चार्ज है हमारा इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, मतलब क्या है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी रनिंग करते हैं तो उससे क्या करता है, मास हमारा कम होता है, कंजर्व्ड तो नहीं है। एनर्जी रिलीज होती है, मास भी कम होता है, तो वो क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। फोर्थ वन, जो हमारा चार्ज है कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट मास ऑलवेज हैव पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा क्या होता है, मास पॉजिटिव होता है, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस है हमारा चार्ज और मास में। अब हम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स या फिर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? ये दो चार्ज है, लेट अस से दिस इज Q1, दिस इज Q2। हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन दो चार्ज प्रेजेंट है। इन दो चार्ज के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, r। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r। तो कूलम्ब्स क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब क्या है, अगर ये लाइक नेचर के हो गए तो रिपेल करेंगे और अनलाइक नेचर के हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज फर्स्ट डायरेक्टली proportional to product of two charges। जो ये दो चार्ज है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ their center distance, स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, कॉलम्स लॉ ने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जो ये चार्ज है Q1 और Q2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या बोल रहा है इसने, जिसको हम अगर
मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्ज के प्रोडक्ट के। दूसरा क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। और देखिए अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं K, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स ये कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अब देखिए जो ये K है कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉलम लॉ का कांस्टेंट है K। और जो K है ये डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट ऑफ नेचर, मतलब क्या है, ये नेचर पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। कैसे, डिफरेंट नेचर्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, देखो K की यूनिट अगर निकाल ले, K इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू रेडियस डिवाइड बाई Q1 Q2। फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, रेडियस डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या आई हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो K की वैल्यू है हमारी फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, अभी हमारे लिए ये तीनों इक्वल है, वैक्यूम, एयर एंड फ्री स्पेस। जब तक हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इक्वल है। तो क्या होता है फ्री स्पेस के लिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये क्या वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है। अब देखिए जो K है आल्सो, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब नोट लगा इसके साथ एप्सिलॉन के साथ तो इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू भी क्या है, नेचर डिपेंडेंट है, नेचर डिपेंडेंट, नेचर पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू भी। और इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन की, इनवर्स ऑफ K। K की यूनिट क्या आती है हमारी, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी इनवर्स क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा क्या रिलेशन, K और एप्सिलॉन नोट में रिलेशन क्या बचा, इनवर्स का। तो कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं, तो K की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन की क्या होगी, इसके इनवर्स, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट फॉर फ्री स्पेस K इज इक्वल टू, K की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारी
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू होती है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा आया था वो क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम के की जगह अगर हम वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं। तो एक फोर्स की वैल्यू हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये आ गई। अब देखिए अगर मैं के की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, के को इंक्रीज किया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या है ये दोनों के और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका इफेक्ट फोर्स पे क्या पड़ेगा, फोर्स इंक्रीज होगा। सेकंड, अगर मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट को इंक्रीज किया तो के की वैल्यू डिक्रीज हो गई, क्योंकि के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारी, डिक्रीज, और के अगर डिक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अगर ये जो हमारी सारी वैल्यू रख के फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, फोर्स की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, अगर फोर्स हमारा पॉजिटिव आया इट मीन्स फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका नेचर है ना जो वो होगा रिपल्सिव। जो ये फोर्स हमारा निकलेगा वो किस नेचर का, देखिए ये तो फोर्स फार्मूला किस चीज का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का है, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव। और एफ अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई, हमारी आंसर हमारा नेगेटिव आया, तो इट इज इम्प्लाइज फोर्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, जीरो से कम आया होगा, जीरो से कम होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो जीरो से कम होगा। तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव। वो देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो दो ही केस में आ सकती है, क्योंकि एफ क्या है, के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये एक क्या हो, या तो दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव। Q1 और Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब कि कब पॉसिबल है ये, जब दोनों के दोनों चार्ज क्या हो, लाइक नेचर के। अगर दोनों चार्ज लाइक नेचर के हैं हमारे, तो लाइक नेचर के चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू तो बस एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव, तब क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। और ये नेगेटिव वैल्यू कब होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये अनलाइक नेचर के हो गए। और अगर अनलाइक नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ये कहता है हमारा कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लिए इतना ही है, हम अगले लेक्चर में फिर आगे के चैप्टर के को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।